वेलकम टू ऑल ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ निशो अकेडमी। आज हम क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का चैप्टर 4 अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर का पार्ट सेकंड डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑलरेडी हमने पार्ट फर्स्ट को डिस्कस किया हुआ है, प्लेलिस्ट में अपलोडेड है, आप उसे वहाँ से आके चेक कर ले ताकि आपको पार्ट सेकंड समझने में आसानी हो। शुरू करते हैं इसे आज के टॉपिक से, रिलेवेंस ऑफ आसियान। तो बेसिकली आसियान है क्या, इसे हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया हुआ है कि आसियान की क्या रिलेवेंस है, आसियान क्यों ज़रूरी है। बेसिकली आसियान जो है वो साउथ एशियन कंट्रीज़ का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर अप्रोक्स वो नेशन शामिल है जिनकी इकोनॉमी डेवलपिंग है या अंडर डेवलपिंग है। बेसिकली किस तरह की चीज़ों के लिए वर्क करता है, तो ये इकोनॉमिक स्ट्रेंथन की बात करता है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की बातें करता है और रैपिडली डेवलपमेंट की बातें करता है। बट किसके लिए? आसियान नेशों के लिए, कि आसियान नेशन एक साथ आए और आके अपनी इकोनॉमी है उसे बूस्ट करें, साथ ही साथ अपने ट्रेड को अच्छा करें और जो इनके नेशंस की जो कंडीशन है, जो डेवलपिंग है या अंडर डेवलपिंग है, वो उसे और अच्छा करे। और इसे करने में इन्हें जो ज़्यादा हेल्प चाहिए वो किसकी चाहिए? इंडिया है, चाइना जैसी कंट्रीज़ की। देखो, जैसे कि आपको पता होगा एशिया के अंदर लगभग 48 कंट्रीज़ आती हैं, जिसके अंदर चाइना, इंडिया भी आता है और कहीं ना कहीं रशिया, यूएसएसआर जो था वो भी आता है। हालांकि जो रशिया का मेजर पोर्शन है वो यूरोप के अंदर काउंट होता है, बट कहीं ना कहीं वो एशिया में भी काउंट होता है। तो अगर हम रशिया को हटा दें तो दो कंट्रीज़ बचती है, एक चाइना और एक इंडिया। और आपको पता है कि चाइना अपने खुद के डिस्प्यूट में फंसा रहता है, कभी किसी से प्रॉब्लम, कभी किसी से प्रॉब्लम। तो जो एशिया के अंदर मेजर कंट्री बच जाती है वो बच जाती है इंडिया। तो जो आसियान कंट्रीज़ हैं उनके लिए जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल कंट्रीज़ है वो है इंडिया। अगर इंडिया अच्छे से ट्रेड करता है, अच्छे से अपने संबंध बनाता है आसियान कंट्रीज़ से, तो इंडिया का भी इसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है। आसियान हैज़ ऑल्सो मेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज लाइक FTA। अब FTA क्या होता है? देखो, FTA का मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सिंपल से टर्म में जो आसियान देश है उन्होंने अपने सभी देशों के लिए FTA करा है और FTA के माध्यम से क्या करते हैं, ऐसे लेबर हो गया, ठीक है, और सर्विसेज होगी, लेबर की स्पेलिंग सही कर लेना, लेबर हो गया, सर्विसेज हो गई, या एजुकेशन के वे में हो गया, ठीक है, या कल्चर के वे में हो गया। तो ये एक दूसरी कंट्रीज़ की काफ़ी हेल्प करते हैं, उन्हें बहुत कम से कम रिस्ट्रिक्शंस के साथ ट्रेड करने देते हैं, जो अदर एक्टिविटीज़ है उसे करने देते हैं। इंटरेस्ट इन आसियान बाय US, चाइना, इंडिया एंड जापान। जैसे कि देखो, आपको पता है आसियान वो कंट्रीज़ है जिनकी GDP या तो बहुत कम है या बढ़ने के कगार पे खड़ी है, ठीक है। तो जो कंट्रीज़ हैं लाइक US, आपको पता है वर्ल्ड में आज के समय US एक सुपर पावर के वे में जाना जाता है। तो US जैसी कंट्री, चाइना जैसी कंट्री और जापान, इंडिया जैसी कंट्री, ये कंट्री काफ़ी ज़्यादा अपने आप को जोड़ के रखती हैं आसियान नेशन से, ताकि वो अपना जो प्रोडक्शन स्केल है उसको अच्छा कर सके इनकी मदद से। ओके, सपोर्ट ऑफ द लुक ईस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया बाय आसियान। जैसे कि इंडिया की दो पॉलिसी है, एक है लुक ईस्ट पॉलिसी, एक है लुक वेस्ट पॉलिसी। तो आपको पता होगा जो आसियान कंट्रीज़ हैं वो लगभग ईस्ट में है, तो इंडिया की लुक ईस्ट पॉलिसी के अंदर आते हैं, जिसके तहत इंडिया इनसे काफ़ी अच्छी पॉलिसी बनाए हुए है और अपने व्यापार को काफ़ी सरप्लस करता है। इंडिया हैज़ एंटर इनटू अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन आसियान विद 2 मेंबर्स कंट्रीज सिंगापुर एंड थाईलैंड। तो इंडिया का ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हुआ है दो देशों के साथ, वो कौन है? सिंगापुर और थाईलैंड। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा या मैप में फिल करवाने के लिए पूछा जाएगा कि इंडिया का आसियान के किन दो देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रखा है, और आपको मैप में भरना होगा। तो सिंगापुर और थाईलैंड, याद रखना, सिंगापुर और थाईलैंड से इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रखा है। इंडिया ने 25 ईयर कंप्लीट कर लिए नेगोशिएशन के आसियान कंट्रीज़ के साथ 2018 में। 25 ईयर्स नेगोशिएशन का मतलब क्या है? जैसे कि आपको पता था कि आसियान 1967 में बना है। इंडिया उसका मेंबर तो नहीं है, बट हाँ, इंडिया इसका डायलॉग मेंबर है। डायलॉग मेंबर मतलब क्या? जब भी आसियान का हर साल जो समिट होता है, उस समिट में इंडिया के जो PM है वो वहाँ पे जाते हैं एज अ डेलीगेट, और जाके, क्योंकि इंडिया भी एशिया की एक कंट्री है, तो जाके अपने जो भी इंडिया के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है या एशिया के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है उन्हें कैसे निपटाना है, इसके ऊपर बातें करी जाती हैं। तो इंडिया आसियान का लगभग 25 ईयर से मेंबर है, डायलॉग मेंबर है, और वो हर मीटिंग को अटेंड करता है आसियान की। दिस इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन इन एशिया दैट प्रोवाइड्स अ फॉर्म फॉर द एशियन कंट्रीज एंड द वर्ल्ड पावर टू डिस्कस पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी इशू। तो एशिया के अंदर जो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वो एक ही है, वो है आसियान, जो डिफरेंट नेशंस को एक प्लेटफॉर्म देता है कि वो लोग एक साथ आएँ और आके बात करें,
ताकि सिक्योरिटी जैसा इशू या टेररिज्म जैसा इशू या इन्वायरमेंट जैसा इशू, इन सारे इश्यूज पे वो अपने एडवाइस रख सके और एक अच्छा सा शॉर्ट आउट दे सके, सॉल्यूशन ला सके। ओके, रिसेंटली जो इंडियन पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने विजिट किया था आशियन कंट्रीज में, ठीक है, और मल्टीलेटरल डायलॉग को उन्होंने सामने रखा था। जैसे कि आपको पता ही होगा कि इंडिया के जो पीएम है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव है फॉरेन पॉलिसी को लेके। हालांकि इंडिया की पॉलिसी क्या है उससे तो कोई मैटर होता नहीं है हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस को, बट फॉरेन पॉलिसी को बनाने की कोशिश तो जरूर करते ही हैं। आशियन विजन 2020, देखो ये 2020 चल भी रहा है, हालांकि 2020 बहुत खराब रहा है अभी तक सबके लिए, बट यहाँ से क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है क्योंकि ये 2020 है और आशियन विजन 2020 में कंप्लीट हो भी रहा है। तो आशियन विजन 2020 है क्या? देखो सिंपल सी टर्म है, ये एक डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट जैसे आप लोगों का डॉक्यूमेंट होता ना कि 2020 में क्या करना था, यहाँ जाना था, ये करना था, इतने मार्क्स लेने थे, हालांकि सब बेकार हो गया, बट आपने कुछ सोच के रखा होगा, जिससे हम कहते हैं ना 2020 का रेजोल्यूशन। जब न्यू ईयर आता है तो हम कहते हैं आगे क्या रेजोल्यूशन, तो ये एक तरह का रेजोल्यूशन है आशियन कंट्रीज के लिए। द आशियन विजन 2020 डॉक्यूमेंट्स हैज गिवन द मल्टीफेसिटेड रोल ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी टू प्रोमिनेंस टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ एशियन इन प्लेस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट थ्रू म्यूचुअल डायलॉग। तो इसमें क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जो मल्टीपल वे में किसकी बात कर रहा है, कुछ चीज़ों को प्रमोट करने की बात कर रहा है, कुछ ऑब्जेक्टिव रखने की बात कर रहा है, किससे, डायलॉग डिलीवरी के माध्यम से। कहते हैं ना कि चीज़ें वहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जहाँ पे डायलॉग्स नहीं होते। अगर ए कंट्री है, बी कंट्री है, ए कंट्री बी कंट्री से बात नहीं कर रही तो ऑब्वियसली ए और बी कंट्री के जो रिलेशन है वो खराब हो जाएंगे क्योंकि वो बात ही नहीं कर रहे। अगर वो आपस में बात करते हैं तो अपनी जो प्रॉब्लम्स है उसे ईजिली शॉर्ट आउट कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो पॉलिसी है वो काफ़ी अच्छे वे में सामने आ सकती है। तो आशियन विजन में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है, जैसे कि डायलॉग डिलीवरी के माध्यम से वो अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करेंगे, तो आज के समय हर नेशन ये चाहता है। और क्या है, टेररिज्म, कॉपरेशन, पीस, न्यूक्लियर एंड डिजास्टर। तो आशियन विजन में क्या शामिल है कि आतंकवाद को खत्म किया जाएगा, कॉपरेशन एक अच्छा सहयोग करेंगे, पीस शांति कायम करेंगे, न्यूक्लियर वेपन्स, जैसे कि आपको पता होगा कि आज के समय न्यूक्लियर वेपन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपको मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में पता हो कि आज के समय वर्ल्ड वॉर थर्ड होने की कंडीशन सामने आ रही है कि आर्मेनिया किस तरह से वो वेपन्स यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो किस तरह से आपको चीज़ें देखने को मिल रही है, तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हो कि न्यूक्लियर वेपन का होना कितना टिपिकल है आज के समय। इसी तरह से डिजास्टर, देखो डिजास्टर पे किसी का कोई रोक नहीं है, डिजास्टर जैसे मैन मेड है या नेचुरल है, दोनों एक तरह की कैलिमिटी है जिससे हम काबू कब पा सकते हैं, जब हम लोग एक साथ आ जाए। तो आशियन विजन में इस तरह की चीज़ों को शामिल किया गया है। मार्शल प्लान वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट आता ही है हर साल। अच्छा, मार्शल प्लान था क्या? देखो सिंपल से वे में डिस्कस करते हैं। देखो मार्शल प्लान एक प्लान था जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद आया था, जिससे बेसिकली अमेरिका के उस समय के जो फॉरेन मिनिस्टर होते थे मार्शल, उनके द्वारा लाया गया था। बट अजीब सी बात है, अमेरिका क्यों लेके आएगा यूरोपियन कंट्रीज के लिए? तो अमेरिका का मार्शल प्लान लाने के पीछे अमेरिका का एक लालच था। वो क्या लालच था? देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, जैसा कि आपको पता है, कोल्ड वॉर चल रहा था। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है। और कोल्ड वॉर किसके बीच शुरू था? एक तरफ जो यूएसएसआर था जो कम्युनिज्म को मानता था, और एक तरफ कैपिटलिज्म को मानने वाला यूएसए, ठीक है। तो यूएसए ये चाहता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अपनी आइडियोलॉजी के लिए अट्रैक्ट कर सके, कैपिटलिज्म के लिए या अपने नाटो के लिए अट्रैक्ट कर सके, जिसकी वजह से उसने क्या बनाया, मार्शल प्लान बनाया, ताकि वो जो यूएसएसआर है, यूएसएसआर के पास यूरोपियन कंट्रीज को ना जाने दे, और वो बहुत हद तक सफल भी रहा इसके अंदर। तो बेसिकली मार्शल प्लान एक ऐसा प्लान था जिससे जो यूरोपियन कंट्रीज थी उनकी इकोनॉमी को बूस्ट किया जा रहा था, ताकि उनकी इकोनॉमी और अच्छी हो जाए, और अगर इकोनॉमी अच्छी होगी तो वो यूएसए से ट्रेड करेंगे यूरोपियन कंट्रीज वाले, और जिसकी वजह से यूएसए को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूरोप सफर अ लॉट and America has helped European countries on large scale through the Marshall Plan to bring the economy back to a power in Western Europe। तो बहुत सिंपल टर्म में वही है कि जो वेस्टर्न यूरोप है उनकी मदद करने के लिए अमेरिका एक प्लान लेके आ गया था। ओके, ये किसके नाम पे था? द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अमेरिका वॉज मार्शल, तो उनके नाम पे था। देखो ये यूरोपियन यूनियन का एक फ्लैग है, ठीक है, इसमें टोटली 12 सितारे हैं, 12 स्टार हैं, ये कंट्रीज हैं, ठीक है। तो हालांकि देखो यूरोपियन कंट्रीज आज के समय काफ़ी पैसे वाली कंट्रीज है, और अगर दो वर्ल्ड वॉर नहीं हुए होते, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 14 to 1918, या जो सेकंड हुआ था 1939 to
1945 जो 1945 के ख़त्म होते फिर कोल्ड वॉर को ले आया था। अगर ये वर्ल्ड वॉर नहीं हुए होते तो आपको पता है ये बात कि फ्रांस दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री होता और उसके साथ ब्रिटेन होता, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि 2 वर्ल्ड वॉर हुए बैक टू बैक, जिसकी वजह से ये दोनों कंट्रीज काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली वीक हो गई। यूरोपियन यूनियन, देखो बेसिकली यूरोपियन यूनियन क्या है? यूरोपियन यूनियन 1992 में बना था, बट हालांकि जो इसका इकोनॉमिकली बैकग्राउंड था वो 1948 से शुरू हो गया था। यूरोपियन यूनियन आया क्या होता? देखो, चाहे यूरोपियन यूनियन ले लो, चाहे आसियान ले लो, चाहे आप शार्क ले लो, चाहे G20 ले लो, ये सारे वो ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड के अंदर पीस के लिए आए हैं। वर्ल्ड के अंदर जो टसल चल रही है, फाइट चल रही है, उसको ख़त्म करने के लिए आए थे। तो बेसिकली यूरोपियन यूनियन किस लिए आया था? ताकि जो अमेरिका की पावर है उसे कर्टेल किया जा सके, कम किया जा सके। यूरोपियन यूनियन 1948, यूरोपियन यूनियन मीन्स अ यूनियन विच इज़ टू चेक अमेरिकन डोमिनेशन। द फाउंडिंग ऑफ अ यूरोपियन यूनियन इन 1992 वॉज फ्रॉम द मॉस्ट्रिच ट्रीटी। देखो, जो यूरोपियन यूनियन बना था वो एक ट्रीटी से बना था जिसका नाम है मॉस्ट्रिच ट्रीटी, और आपको एक लिस्बन ट्रीटी भी मिलेगी जो यूरोपियन यूनियन से जुड़ी है। मतलब मॉस्ट्रिच ट्रीटी के अंदर ये लिखा हुआ है कि किस तरह से यूरोपियन यूनियन बना है, और लिस्बन ट्रीटी में ये शामिल है कि किस तरह के इनके रूल्स है, रेगुलेशन है, कि कोई कंट्री का पर्सन किसी दूसरी कंट्री में माइग्रेट करता है तो कैसे करेगा, या उसे कुछ तरह की चीज़ें मिलेंगी, फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे रूल शामिल है लिस्बन ट्रीटी के अंदर। बस आपको याद रखना है लिस्बन और मॉस्ट्रिच ट्रीटी दोनों की दोनों यूरोपियन यूनियन से जुड़ी हुई हैं। 1957 द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी हैज सेटअप। तो 1957 में जो यूरोपियन यूनियन है इसके अंदर इकोनॉमिक कम्युनिटी सेटअप हुई थी जो यूरोपियन देशों के लिए इकोनॉमिकली वे में बहुत अच्छा वर्क करती थी। द यूरोपियन यूनियन इकोनॉमिक फॉर्म हैज़ बिगन विद द यूनाइटेड स्टेट मार्शल ट्रीटी। तो जो इकोनॉमिक यूनियन है यूरोपियन यूनियन का, ये बेसिकली जैसे मार्शल प्लान आया था उसके बाद ये शुरू हो गया था। द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और बेसिकली ये आया क्यों होता? ताकि जो इकोनॉमिकली है यूरोपियन यूनियन को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया जा सके। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन, देखो ऐसा तो कोई यूनियन नहीं है या ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है नहीं जिसके ऑब्जेक्टिव ना हो, सबके कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव तो है ही, ठीक है। तो हम देखते हैं बेसिकली यूरोपियन यूनियन के ऑब्जेक्टिव क्या है। कोऑपरेशन बिटवीन द यूरोपियन कंट्रीज, पीस एंड सिक्योरिटी, पीस फॉर इकोनॉमिक टेररिज्म। देखो सिंपल सी बात है, देखो अगर कोऑपरेशन नहीं होगा तो कोई भी कंट्री अपने लिए अच्छा तो नहीं कर सकती। और जब यूरोपियन कंट्रीज में 28 जो यूरोपियन यूनियन में अगर 28 कंट्रीज शामिल है तो इनका आपस में कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। और वो कोऑपरेशन कब होगा? जब ये पीस की बात करेंगे, सिक्योरिटी की बात करेंगे। और देखो पीस और सिक्योरिटी कब ठीक रह सकती है? जब टेररिज्म ना हो, क्योंकि जब भी टेररिज्म होता है ना तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है इकोनॉमी को। और जहाँ पे इकोनॉमी इम्पैक्ट होगी, जहाँ पे इकोनॉमिकली कंट्रीज को लॉस होगा, वहाँ पे कभी भी पीस नहीं हो सकती, कभी भी सिक्योरिटी नहीं हो सकती। टू वैल्यू अ सिमिलर करेंसी यूरो, तो आपको ऐसे कि पता होगा कि यूरोपियन यूनियन की एक सिमिलर करेंसी है जिसे यूरो कहा जाता है, ठीक है। वीज़ा फ्री मूवमेंट अमॉन्ग यूरोपियन कंट्रीज, तो जैसे कि जो 28 कंट्रीज़ है यूरोपियन यूनियन की, इसके अंदर कोई वीज़ा नहीं लगता। जैसे कि आपको पता होगा अगर आपको इंडिया से नेपाल जाना है तो आपको वीज़ा की कोई नीड नहीं है क्योंकि ये फ्रेंडली नेशन है। इसी तरह से जो यूरोपियन यूनियन की 28 कंट्रीज़ है वो फ्रेंडली नेशन के अंदर काउंट होती हैं। क्रिएटिंग अ सिमिलर फॉरेन पॉलिसी, तो इनकी जो फॉरेन पॉलिसी वो एक जैसी है। क्यों? क्योंकि यूरोपियन यूनियन है, ना कि कोई एक नेशन है। अगर ये नेशन होता, ब्रिटेन होता, फ्रांस होता तो अलग बात थी, बट ये एक यूनियन है जिसकी वजह से क्या है, इनका जो फॉरेन पॉलिसी इनकी वो सेम है। म्यूचुअल कोऑपरेशन ऑन द इंटरनल अफेयर्स एंड मैटर्स ऑफ अ कनेक्टिंग विद द जस्टिस, तो देखो इनके जो आपसी झगड़े होते हैं, जो भी इनकी फाइट होती है खुद ही सॉल्व कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर जाते हैं। जैसे कि आपको पता होगा जब इंडिया पाकिस्तान में कोई लड़ाई होती है तो ICJ जाते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाते हैं। बट यूरोपियन यूनियन के अंदर ऐसा नहीं होता, ये लोग अपने झगड़ों को खुद ही सुलझा लेते हैं, जिससे इनकी जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ईजिली शॉर्ट आउट हो जाती है और कम समय लेती है। उन्हें एक अच्छा टाइम मिलता है अपनी ज़रूरतों के बारे में सोचने का। तो जो बचे हुए टॉपिक है उसे हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग टीम निशो अकेडमी। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब योर ऑन यूट्यूब चैनल and hit the bell icon for more upcoming updates, and you can also follow us on Instagram. Thanking you for watching our video.